वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा लेसन है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान भारत के भौतिक प्रदेशों में हिमालय के बाद हमारा दूसरा भौतिक प्रदेश है। हम बात करते हैं उत्तर के विशाल मैदान के संदर्भ में कि इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। तो मान लीजिए कि ये तो है हमारा हिमालय। हिमालय हिमालय की रेंज कौन सी है? ये सबसे दक्षिणी रेंज है शिवालिक। इस शिवालिक के दक्षिण में टेथिस जो गर्त है वो शेष टेथिस गर्त। ठीक है। वास्तव में क्या हुआ था, टेथिस सागर में जब मलबा सेडिमेंटम हुआ था तो उसका कुछ भाग वलन से अप्रभावित रह गया था और यहाँ पे रेत का जमाव और वलन से अप्रभावित हो गया, रेत का जमाव यहाँ पे हो गया और ऐसे में यहाँ पे निर्मित हुआ हमारा विशाल मैदान का निर्माण हो गया। ठीक है। और ये जो विशाल मैदान ही है जो आगे चलकर क्या कहलाया, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान क्यों? क्योंकि ये भारत के हिमालय के जस्ट दक्षिण में, भारत के उत्तर में स्थित है, तो हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। ये जो भ्रंश है शिवालिक और इस उत्तर के विशाल मैदान के मध्य में, इस भ्रंश को हम HFF कहते हैं। ये जो भ्रंश है ये HFF कहलाता है। ठीक है। और इस HFF का पूरा नाम होता है हिमालय फ्रंट फाल्ट इस भ्रंश का पूरा नाम है। और इसी विशाल मैदान से किसका निर्माण हो गया, हमारे उत्तर के विशाल मैदान का। ओके, अब इस उत्तर के विशाल मैदान को हम भारत के संदर्भ में देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ विस्तृत है, इसकी क्या खास विशेषताएं हैं। उत्तर का विशाल मैदान भारत का ही नहीं विश्व का भी सबसे घना बसा भौतिक प्रदेश है ये। और यहाँ पे भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पे निवास करती है। हम बात करते हैं हमारे इस विशाल मैदान के संदर्भ में कि विशेषतः कौन से राज्य इस विशाल मैदान के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। मान लीजिए ये हमारा भारतीय प्रदेश है जिसमें पूरा उत्तर का विशाल मैदान हमारा कवर हो जाएगा। अब उत्तर का विशाल मैदान में सम्मिलित है पश्चिमी राजस्थान, ध्यान से देखना, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा असोम घाटी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, असोम ब्रह्मपुत्र क्षेत्र लिख देता हूं, ब्रह्मपुत्र क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे ये विस्तृत है। साथ ही ये वाला जो पंजाब का मैदान है ये भी इसी विशाल मैदान का ही पार्ट है, पंजाब का मैदान। ठीक है। अब इस मैदान में अगर हम देखें पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पंजाब का मैदान में, पंजाब का अर्थ ये वाला पंजाब नहीं है, पंजाब का यहाँ अर्थ पंचनद से रिलेटेड है, तो पंचनद का मैदान। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असोम और ब्रह्मपुत्र क्षेत्र जो आ जाता है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि पंजाब और हरियाणा की सीमा पर चंडीगढ़ जो है वो भी इसी से रिलेटेड है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो दिल्ली है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, वो भी इसी से रिलेटेड हो जाता है। अब ये पूरा उत्तर का विशाल मैदान है। इसका विस्तार थोड़ा सा अपने पश्चिमी राजस्थान से होते हुए फिर उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए वेस्ट बंगाल तक विस्तृत है। ये है हमारा पूरा उत्तर का विशाल मैदान। अब अगर हम देखें इस विशाल मैदान की कुछ खास विशेषताओं को, तो इस मैदान की जो कुछ खास विशेषताएं हैं वो ये है। पहली खास विशेषता कि पश्चिमी राजस्थान का जो मैदान है जिसको हम सरस्वती का मैदान भी कहते हैं,
सरस्वती का मैदान भी कहते हैं। वर्तमान में ये एक मरुस्थल में बदल चुका है और इस मरुस्थल को हम क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान या जो थार का मरुस्थल है वास्तव में उत्तर के विशाल मैदान का ही पार्ट है, उत्तर के विशाल मैदान का ही पार्ट है। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे पूरी तरह से जलवायु दशाएं बदल चुकी हैं, जलवायु दशाओं के बदलने की वजह से इतने इतने जोन में भौगोलिक दशाएं भी बदल चुकी हैं, इस वजह से अब हम इसे एक नवीन भूआकृति या नवीन भौतिक प्रदेश के रूप में मानकर हम इसे पढ़ते हैं। तो ये है हमारा थार का मरुस्थल, जो कि अब एक अलग भूआकार बन चुका है, हम इसको अलग ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम अपने इस मैदान की, तो यहाँ पे ये थार का मरुस्थल हो गया। अब उत्पत्ति की बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति क्या है? तो उत्पत्ति हम पहले वैसे एक डायग्राम में हमने जाना था कि उत्पत्ति इसकी हुई है टेथिस सागर से, ये टेथिस सागर से निर्मित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये एक ऐसा भूआकार है, भारत में दो ऐसे भूआकार जो आज भी जिनका निर्माण हो रहा है, हिमालय है और विशाल मैदान है। आज भी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई रेत से, बहाकर लाई गई रेत से इस मैदान का निर्माण हो रहा है, बहाकर लाई गई रेत से इस मैदान का निर्माण हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। ओके, अब ये जो मैदान है, इस मैदान का जो प्रारंभ है एक्चुअल में वो गिरिपद क्षेत्र से ही हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, गिरिपद क्षेत्र से ही इस मैदान का निर्माण हो जाता है या प्रारंभ हो जाता है। ये वो भौतिक क्षेत्र है जहां भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, भारत का सबसे ज्यादा खाद्यान्न यहाँ पे उत्पन्न होता है, भारत का सबसे ज्यादा जूट यहाँ पे उत्पन्न होता है, सबसे ज्यादा गन्ना यहाँ पे उत्पन्न होता है और अन्य कई व्यापारिक फसल, चाय वगैरह की खेती के लिए ये काफी फेमस है। तो अन्य कई जो क्षेत्र हैं उनके लिए ये विशाल मैदान जाना जाता है। अब इस विशाल मैदान को हम दो तरीकों से पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे इसका प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन, एक हम पढ़ेंगे इसका भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रादेशिक विभाजन की। प्रादेशिक विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो थार का मरुस्थल है, वो थार का मरुस्थल के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में आप चैनल पर जाएंगे, चैनल में प्लेलिस्ट पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में है राजस्थान का भूगोल, वहाँ पे थार के मरुस्थल पर पूरा विवरण दिया हुआ है, वहाँ पर आप इसे पढ़ें। ठीक है, इसके अलावा मैं आई बटन छोड़ रहा हूँ ऊपर, उस आई बटन में भी आप उसको प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपको थार का मरुस्थल पढ़ने को मिल जाएगा, उसका लिंक मैं वहाँ पे छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो हम सीधा बात करते हैं यहाँ पे पंजाब के मैदान या पंचनद क्षेत्र से। ओके, तो पंजाब के मैदान से हम शुरू करते हैं इस पूरे मैदान की रचना को। सबसे पहली बात आप बताएं पंचनद कौन है। अभी जस्ट हिमालय जब हमने कंप्लीट किया था तो हिमालय में हमने पंचनद के बारे में पढ़ा था। सिंधु के दक्षिण वाली जो भी नदियां हैं वो सभी की सभी कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये क्या कहलाती हैं? पंचनद कहलाती हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो पंचनद मैदान है उसकी एक खास विशेषता, खास जो क्वेश्चन है उनकी हम बात करते हैं। एक ही विशेष क्वेश्चन आता है, पंचनद का मैदान। पंचनद का मैदान, पंचनद का जो मैदान है ये विस्तृत है अपने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, भारतीय राज्य पंजाब में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इस पर क्वेश्चन क्या आता है उनको हम जानेंगे। सबसे पहले एक हम नदियों को बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। ये कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत से नदी निकलती है सतलज, सॉरी पहले सिंधु निकालेंगे। कैलाश पर्वत से नदी निकली सिंधु, सिंधु के बाद आ जाती है झेलम, सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद व्यास,
व्यास के बाद सतलज, सतलज, सतलज भी इसी कैलाश माउंट से ही आती है। अब देखो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, इस पंच नद के मध्य, फिर हम बात करेंगे पंजाब और हरियाणा में विशेष कुछ जो विशेषताएं उनके बारे में। तो सिंधु और झेलम, देखो क्या होता है, सबसे पहले इसमें आपको शायद क्वेश्चन का अंदाजा हो गया होगा मैं क्या पूछने वाला हूँ, दो आब के बारे में बोल रहा हूँ। दो आब जैसे होता है ना, पंच आब, पंच आब मिलकर बना पंजाब, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे है दो आब। दो आब, आब उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है पानी। तो दो पानियों के मध्य की जो भूमि, दो नदियों के मध्य जो ऊंचा उठा भूभाग है उसको हम कहते हैं दो आब। तो यहाँ पे सिंधु से झेलम के बीच में, सिंधु से झेलम के बीच में जो दोआब बनता है उसको कहते हैं सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब, ठीक है। झेलम से चिनाब के बीच में जो दोआब बनता है उसको हम कहते हैं चाज दोआब, ठीक है। इधर है हमारी चिनाब और रावी, चिनाब और रावी के बीच में जो दोआब बनता है उसको हम कहते हैं रचना दोआब, दोआब, ठीक है। रावी और ब्यास के बीच में जो दोआब बनता है उसको हम कहते हैं बारी दोआब, बारी दोआब। व्यास और सतलज के मध्य जो दोआब बनता है उसको हम कहते हैं बिस्त दोआब, बिस्त दोआब, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे खास बात तो ये हो गई इस पंचनद में, सबसे पहले क्या याद रखना है, दोआब याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रचना दोआब का जो अस्तित्व है वो कहाँ है, बारी दोआब कहाँ है, किन नदियों के मध्य का भूभाग बिस्त दोआब कहलाता है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सीधा हम आते हैं इसमें पंजाब में क्या विशेषता है, पंजाब और हरियाणा में जिसको हम विशेषकर सतलज का मैदान कहते हैं उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे तो आप दोआब भूमियों को अच्छे से याद रखना, स्क्रीनशॉट लेके इसे अपनी कॉपी में अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप बना लीजिए, ओके। अब हम बात करते हैं वास्तव में दोआब भूमियों के बाद पंजाब के मैदान की और क्या विशेषता है। पंजाब या हम पढ़ रहे हैं अभी सतलज का मैदान, मैदान वही है, ध्यान रखना, विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूँ, मैदान वही है जो भी हमने पढ़ रहे थे हम, है ना। तो पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे हमें कुछ मृदा मिलती है, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट खादर, खादर। तो खादर क्या होती है, नवीन जलोढ़ होती है, नवीन जलोढ़ मृदा, इसी को हम क्या कहते हैं, खादर। वैसे खादर होता क्या है, खादर मैं आपको बताऊं, वह भू आकार जहां वर्तमान में नदियों का जल एवं या वह नवीन मृदा पहुंच रही है, पहुंच रही है, इसी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, इसी को हम खादर कहते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं खादर, तो नवीन जलोढ़ जो मृदा होती है, खादर होती है नवीन मृदा, तो इसको पंजाब और हरियाणा में बेट कहते हैं। ये ध्यान रखना, पंजाब और हरियाणा में ये बेट कहलाता है, पंजाब और सतलज का मैदान हो गया, ठीक है। दूसरी बात, तो यहाँ पे बांगर मृदा भी पाई जाती है, बांगर मृदा भी पाई जाती है। बांगर मृदा जो यहाँ होती है वो काफी प्राचीन है, तो यहाँ पर बांगर मृदा को हम क्या कहते हैं, बारिंद कहते हैं, बारिंद, ठीक है। अब बांगर जो होता है वो क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। देखो, वह भूआकार जहां वर्तमान में नदियों का जल व नवीन मृदा पहुंच रही है उसको तो हम कहते हैं खादर, और जहां पे नहीं पहुंच रहा हो उसको हम क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे, जस्ट इसका अपोजिट ही होता है। अब पंजाब का मैदान वो एक ऐसा प्रदेश है जो नहरी सिंचित प्रदेश है, नहरी सिंचित प्रदेश है। तो नहरी सिंचित प्रदेश होने के
इसको कुछ लाभ मिले हैं। नहरी सिंचित प्रदेश होने का इसको जो पहला लाभ मिला है वो ये है कि 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की जो प्रथम शुरुआत हुई वो यहीं पे हुई थी, पंजाब के मैदान में ही। अब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो इसको सीधा सीधा लाभ मिला। अब नहरी सिंचित क्षेत्र है तो सीधा सीधा लाभ स्वतः ही मिल रहा है। एक और खास बात बताऊं, नहरी सिंचित क्षेत्रों से कुछ लाभ होते हैं तो इनके साथ साथ जुड़ी भी होती हैं हानि। ठीक है, हानि कैसे लिखते हैं, छोटी नहीं आती शायद, हानि है ना, हानि, तो हानि भी होती है। अब हानि क्या होती है, हानि होती है, पहली हानि तो ये है कि यहाँ पे रेह, और रेह को हम कल्लर भी कहते हैं, रेह, कल्लर तथा सेम की समस्या आ जाती है। रेह और सेम की समस्या यहाँ पे आ जाती है, रेह और सेम की समस्या यहाँ आ जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। रेह और सेम मैं अभी आपको बता दूंगा कि क्या होता है। दूसरी बात, यहाँ पे हरित क्रांति आने का एक लाभ हुआ कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, बट हरित क्रांति आने का नुकसान ये हुआ कि यहाँ पे रासायनिक उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग करने की वजह से यहाँ कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का भी आगमन हुआ। तो पंजाब के मैदान के कुछ लाभ हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, हम बात करेंगे इन्हीं पर आगे अपने अगले वीडियो में। आप वीडियोस लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक मिनट, सॉरी, मैं आपको यहाँ पे ये चलते चलते रेह और कलर, रेह और सेम बता देता हूँ ये क्या होता है। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं रेह, फिर हम बात करेंगे सेम पर। रेह और सेम क्या होता है, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट रेह पर। रेह और सेम देखो ध्यान से, मान लीजिए ये हमारी भूमि है, ठीक है, ये भूमि है। अब क्या होता है, जब आप अति सिंचाई करते हैं, तब भूमि के द्वारा अधिक मात्रा में जल अवशोषित किया जाता है। भूमि के द्वारा अधिक मात्रा में जल अवशोषित किया जाता है, जिससे शीघ्र जल पुनर्भरण होता है। शीघ्र जल पुनर्भरण होने की वजह से भूमिगत जल सतह पर प्रकट होता है। सतह पर प्रकट होने की वजह से यहाँ पे जलमग्नता या जलाक्रांता या वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, सेम कहते हैं। ठीक है, अब सेम के बाद रेह भी इससे मिलता जुलता ही है। जब नीचे से ऊपर की ओर, लिख ही देता हूं मैं, नीचे से ऊपर की ओर जल रिसाव के साथ जो भूमिगत लवण होते हैं, है ना, भूमिगत लवण जल में घुलकर, भूमिगत लवण कौन से, जमीन वाले भूमिगत लवण जल में घुलकर कहाँ आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं, ये ध्यान रखना। और सतह पर सफेद नमक की परत जम जाती है, सफेद नमक की परत जम जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेह कहते हैं। रेह और सेम दोनों से ही भूमि का उपजाऊपन खत्म हो जाता है, भूमि बंजर बन जाती है। इस समस्या से पंजाब और इसी प्रकार के जो नहरी सिंचित क्षेत्र हैं वो अभी जूझ रहे हैं। तो हमने उत्तर के विशाल मैदान का आज एक पार्ट किया है, पंजाब का मैदान। ठीक है, इसे अगले वाला जो वीडियो होगा, अगले वाला जो लेसन होगा, हम उसमें अपने उत्तर के विशाल मैदान को कंप्लीट ही करेंगे। ओके, आप वीडियोस लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।